स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल स्टडी विद समीर पर। आज क्लास 10th के हिस्ट्री का अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, मेरे चैनल पर जाकर देख लें। और आज ये पार्ट 2 है और आज पार्ट 2 में हम इस अध्याय को पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए तो चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो आता है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों को प्रचार प्रसार किया बल्कि उन्होंने बहस भी की, शक्ल भी तय की। और यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह और एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। यानी कि उस दौर में धार्मिक दंगे, धार्मिक बुराइयां जो अंदर होती हैं धर्म के अंदर, उन चीज़ों को लेकर बहुत सारी बहसें हुई, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। और जिसमें विधवा दाह था, एकेश्वरवाद था, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर बहस ठनी हुई थी। जिसमें सबसे पहले राम मोहन राय 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। राजा राम मोहन राय जो थे वो आधुनिक दुनिया के एक ऐसे विद्वान थे जो धर्म के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसका वो विरोध किया करते थे। लेकिन जो रूढ़िवादी थे वो पुराने धर्म को आज भी अच्छा मानते थे, यानी कि पुरानी परंपराओं को। तो रूढ़िवादी और राजा राम मोहन राय के बीच में काफ़ी टक्कर हुई। दो फारसी अखबार जामे जहां नामा और शमसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। उत्तर भारत में उल्मा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। और उत्तर भारत में उल्मा जो थे, मैंने आपको नए शब्दों में बताया था उल्मा क्या होते हैं। भाई उल्मा वो होते हैं जो मुसलमानों में शरीयत के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति, जैसे मौलाना मुफ्ती, ये तो वो भी मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी करे। फतवे जारी करे मतलब जो उद्देश्य होता है ना, एक आदेश, वो लागू करा मुसलमानों के लिए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था, हर कोई अपने धर्म को ही ऊंचा समझता था और दूसरे के असर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई से ख़ास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसका पहला जो संस्करण यानी कि छपाई हुई वो कलकत्ता में हुई 1810 में। तुलसीदास द्वारा रचित ये बुक है। व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। यानी कि धार्मिक बहसें हुई लोगों के बीच। कोई धर्म को अच्छा बता रहा था, कोई धर्म को बुरा बता रहा था, कोई धर्म के अंदर परेशानियां कुरीतियां निकाल रहा था, है ना, कोई अपने पुराने धर्म को ही आज भी अच्छा मान रहा था। ये बहसें लगातार चलती रही, जिसमें राजा राम मोहन राय भी थे और मुसलमानों के उल्मा भी थे। प्रकाशन के नए रूप। अब क्या क्या चीज़ें छपी, जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। और दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। यानी कि पढ़ने का नज़रिया भी चेंज हो गया। लोग अलग अलग सामग्री पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगे। अलग अलग तरह की खबरें, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसले, ये सब पढ़ने लगे और उनको इसमें इंटरेस्ट आने लगा। छापे खाने की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियाँ अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। जैसे जैसे छापे खाने बढ़ रहे थे तो आराम से छपाई की जा सकती थी किसी भी तरह की। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई और बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों में सजाया करते थे। अब आता महिलाएं और मुद्रण। मुद्रण यानी कि छपाई में महिलाओं की क्या भूमिका रही है। महिलाओं की ज़िंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफगोई और गहनता से लिखी जाने लगी। मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। पहले आपको हमने पहले पढ़ाया था पार्ट 1 में, अमीर घरानों की महिलाएं ही सबसे ज़्यादा पढ़ा करती थी और कवि भी बन जाती थी, खुद के लेख लिखा करती थी। लेकिन मध्यम वर्गीय जो परिवार थे उसमें भी महिलाओं को पढ़ने में पहले से ज़्यादा ध्यान दिया गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे, उन्हें स्कूल भेजने लगे। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। भाई सब थोड़ी ना भेजेंगे स्कूल।
जिनके उदारवादी जिनकी सोच थी अच्छी, उन्होंने पढ़ाना शुरू करा अपने बच्चियों को। जिनकी सोच अच्छी नहीं थी, वो अभी भी अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं। मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रुमानी अफसानों पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। ये आज भी मतलब अ, है बहुत सी जगह गाँवों में ऐसे जगह जहाँ आज भी महिलाओं को पढ़ने से रोका जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ने दिया जाना चाहिए। ये रूढ़िवादी परंपराएं धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, और कैलाश बानी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं। उन्होंने लिखना शुरू करा कि महिलाएं कैसे घरों में एक बंदी की तरह ज़िंदगी गुजारती हैं, जैसे गुलाम हो, और जिनकी सेवा वे करती हैं वही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं। और हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से हुई थी, और जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। कुछ ऐसी ऐसी पत्रिकाएं आई। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी, ताकि महिलाओं के अंदर एक आज्ञाकारी बीवी बनने के गुण आ जाएं। वो थे राम चड्ढा ने ऐसी बुक बनाई, बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। प्रिंट और गरीब जनता। अब गरीब जनता का संबंध भी देख लें। अभी महिलाओं का देखा, अब गरीब जनता का संबंध छपाई से कैसा था। 19वीं सदी के 19वीं सदी के मुद्राशी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक या चौराहों पर बेची जा रही थी, और जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। अब 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, और ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी, और 19वीं सदी के अंत में जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में यानी किताबों में भी लिखा जाने लगा कि जाति जो भेदभाव चलता था, भाई हमारे भारत में बहुत पुराने समय से चलता हुआ रहा जाति भेदभाव, वो किताबों और निबंधों में भी लिखा जाने लगा। और निम्न जातीय आंदोलन के गरीब मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। ज्योतिबा बाई फूले एक व्यक्ति थे जो भीमराव अंबेडकर जो थे उनके समय में थे, और उन्होंने जातिवादी जो होती है ना नीची जाति को लोगों के लिए एक किताब लिखी थी गुलामगिरी, जिसमें जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा उन्होंने। और 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर जाति पर जोरदार कलम चढ़ाई, और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। कारखानों में मजदूरों से ज़्यादा काम लिया जा रहा था, और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिलती थी। और बंगलोर के सूती मील मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, और उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए, और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे। यानी कि बंगलोर में पुस्तकालय खोले गए लोग ताकि पढ़ें, और उनके अंदर जो बुराइयां हैं, नशाखोरी है, वो ख़त्म हो, और साक्षरता है, लोग पढ़ने लिखने वाले बन जाएं। अब आता है प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में थी 1798 में, तब तो जो प्रिंट वगैरह चलती थी उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए, और 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। 1857 की क्रांति आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आगे आप पढ़ लेंगे। 1857 हमारे भारत की सबसे पहली क्रांति है, स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहली। और जब ये क्रांति अंग्रेज़ों ने देखी, तो अंग्रेज़ों ने जो है जो छपाई करने वाली मशीनें हैं, छापे खाने, सब बंद करवा दिए, और क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की, और आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। यानी कि उन्होंने जो है सब कुछ बंद करवा दिए प्रेस, और जो अगर चलेंगे भी, यानी इनकी छपाई अगर होगी भी तो उनके अनुसार होगी जो वो छपवाना चाहेंगे। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखना शुरू कर दी। यानी कि अब उन्होंने खबरों पर भी ध्यान रखना शुरू कर दिया कि क्या छपा जा रहा है, यानी कि वो अब उनके हिसाब से होगी छपाई। तो इसी के साथ
पूरा चैप्टर समाप्त होता है, पार्ट 2 की वीडियो भी समाप्त होती है आज। और इस चैप्टर में हमने मुद्रण संस्कृति के बारे में पढ़ा कि कैसे छपाई की संस्कृति आधुनिक दुनिया में आई और लोगों ने किस किस तरह से छपाई को लिया। किसी ने अपने मनोरंजन के लिया, किसी ने आज़ादी के लिए भी छपाई का इस्तेमाल करा। महिलाओं को भी इसमें अच्छा खासा मतलब इज़्ज़त मिली और महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी मिली। और मुसलमानों में भी जो कुरीतियाँ थी लेकर के पर्दा प्रथा थी, वो भी थोड़ी बहुत ख़त्म करने को मिली। आज भी है समाज के अंदर आज भी रूढ़िवादी परंपराएं जिंदा हैं। आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां महिलाओं को पढ़ने नहीं भेजा जाता। ये समझा जाता है कि महिलाएं पढ़ लिख के क्या करेंगी। यानी कि आज भी अंधविश्वास है, आज भी रूढ़िवादियाँ परंपरा जिंदा है हमारे समाज में। लेकिन हाँ, पहले से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, महिलाओं को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और इस चैप्टर से हमने बहुत कुछ सीखा कि छपाई कितनी महत्वपूर्ण है इस दुनिया के लिए। और आज के समय में हर वह वस्तु जिसको हम पढ़ते हैं वो सब छपाई है। आज के समय में सब प्रिंट है, अखबार हो, किताब हो, कहानियाँ हो, सब आज के समय में प्रिंट है। और जिसको हम पढ़ते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं और ज्ञानवर्धक नॉलेज भी, यानी कि अपनी नॉलेज भी हासिल करते हैं हम। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये पूरा होता है। अब आपकी हिस्ट्री की 10th क्लास की बुक पूरी कंप्लीट करा दी गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने यार दोस्तों में। धन्यवाद।